एजेंसी। चले स्टार्ट करते हैं। 1970 में एक मतलब 1970 में EPA जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने लॉ एनेक्ट किए थे, लॉज को नाफिज किया था कम्युनिटीज़ में और स्टेट्स में, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन था। और रिचर्ड निक्सन ने EPA को क्रिएट किया था इसलिए कि क्योंकि जो नेशनल गाइडलाइंस हैं उनको फिक्स किया जा सके, उनको मोनीटर करने के लिए और उन्हें नाफिज करने के लिए इसने EPA को जो है क्रिएट किया। हेड क्वार्टर इसका था वाशिंगटन में। और एक ये ऐसी US गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मोनीटर करती है और स्टैंडर्डाइज करती है और इंश्योर करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ को, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉज को ये एजेंसी क्या करती है, मोनीटर करती है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करती है और इंश्योर करती है। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल है जो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं और इन्वायरमेंट में जाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च भी करती है साइंटिफिक बेस पे, ठीक है। तो साइंटिफिक बेस पे जो है उन पे रिसर्च भी करती है, जो भी केमिकल हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक होते हैं ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ये जो है सिटीज़न्स को जो भी शहरी होते हैं और माहौल वगैरह को प्रोटेक्ट करती है। इसका काम प्रोटेक्शन होता है, इनको इन्वायरमेंट को और सिटीज़न्स को प्रोटेक्ट करना। सेकंड नंबर पे जो है जो भी इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं डिजीज़ फैलने के लिहाज से या पोल्यूशन के लिहाज से उनको कम करती है। और जो भी फेडरल लॉज होते हैं उनको लागू करती है ताकि ह्यूमन हेल्थ को बचाया जा सके और इन्वायरमेंट को। उसके अलावा US पॉलिसीज़ जो है उसको भी इंश्योर करवाती है और इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करती है। और ये ना जो पूरा का पूरा ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। आगे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले EPA की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज की सक्सेसेस में से जो एक सक्सेस थी ना, वो क्या थी, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ एग्रीमेंट करना कि वो ना कैटालिटिक कन्वर्टर्स को इंस्टॉल करें कार्स में, ताकि जो अनबर्न्ड का हाइड्रोकार्बन्स की इमिशन है उसको 85% तक कम किया जा सके। और एग्जॉस्ट इमिशन को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप्स के सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। एक एयर इंजेक्शन सिस्टम था, दूसरा एग्जॉस्ट गैस रेगुलेशन इमिशन रीसर्कुलेशन इमिशन एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम। अब एयर इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, इसमें ना इंजन के अंदर एक पंप लगा होता है और ये जो पंप एटमॉस्फेयर से एयर लेता है ना, एयर को इंजेक्ट करता है और अपने अंदर लेके जाता है। और जो अनबर्न्ड हार्मफुल अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो कि बर्न नहीं हुए होते, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये उस एयर के साथ मिलते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में। और एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर हेड के बैक की तरफ जाती हैं और सिलेंडर हेड के बैक की तरफ जाती हैं, जहाँ वो फ्यूल एयर मिक्सचर के साथ कंबाइन हो जाती हैं। फ्यूल और एयर का मिक्सचर वहाँ पे उसके साथ जाके कंबाइन होती हैं और फिर कंबस्शन चैम्बर में एंटर होती हैं। ये रीसर्कुलेटेड गैस एमिशन जो है उनके टेम्परेचर को लो कर देती हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है लेस हार्मफुल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, केमिकल्स जो कि EPA ने बैन किए थे, EPA ने 9 केमिकल्स बैन किए थे। 1000 में से 9 केमिकल्स को बैन किया था और इनमें से चंद हम डिस्कस करेंगे। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल ये 1978 में बैन किया गया था। रीज़न क्योंकि ये टॉक्सिक था ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और ये स्पेशली कैंसर कोज करता था माइस और रैट्स के अंदर। हेलोजिनेटेड क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल स्प्रेज में रिलीज़ होता है। इसके अलावा एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से भी रिलीज़ होता है और फायर सप्रेशन एंड
इंसुलेशन वगैरह में भी ये रिलीज़ होता है। इसको बैन इसलिए किया गया था ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमें यूवी रेज स्किन कैंसर कोस करती हैं हमारे लिए, जो कि हार्मफुल हो सकता है। इसको बैन किया गया 1978 में। डाईऑक्सिन ये जो है वो कैंसर कोस करता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ फीमेल्स के अंदर, और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से जो है इसको बैन कर दिया गया ये डाईऑक्सिन को। एस्बेस्टस जो है ये कैंसर कोस करता है, लेकिन इसमें जो है मेसोथेलियोमा फॉर्म जो कैंसर की है ना, वो डेडली लीथल फॉर्म है ये कैंसर की, ठीक है। इसलिए इसको 1989 में बैन कर दिया गया था। अब हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, इसे 1990 में बैन किया गया था, ये भी कैंसर कोस करता है। अच्छा, आगे नाइट्रेट्स मिक्सड विद मिक्सड मोनो एंड डाई अमाइड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ट्राई इथानोलेमाइन salts of substituted organic acid, triethanolamine salt of tricarboxylic acid। ये 4 नए केमिकल हैं जिसको EPA ने बैन किया। अगर ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड के साथ मिल जाए तो ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हीट और फ्रिक्शन को लो कर देते हैं इंडस्ट्रियल मशीन में। जब नाइट्राइट्स को हम इन 4 केमिकल्स के साथ मिक्स करें तो तब ये हार्मफुल होते हैं। तो EPA ने कहा कि वो तब हार्मफुल होते हैं जब इन केमिकल्स के साथ नाइट्राइट्स आके मिल जाए, तो फिर वो एनिमल्स में कैंसर कोस कर सकते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस में भी कैंसर कोस कर सकते हैं। EPA ने इन नाइट्राइट्स को कब बैन किया? 1984 में। आगे पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसे 1997 में बनाया गया था। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एजेंसी है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और उसको मोनीटर करने के लिए जो लॉज वगैरह जो है उनको इन्फोर्स करती है। पार्लियामेंट ने जो भी लॉज पार्लियामेंट से पास हुए होते हैं उन्हें, अब इसको मैनेज कौन करता है? क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, और इसके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। डायरेक्टर जनरल जो अब हैं रिसेंटली, मतलब करंट डायरेक्टर जनरल फरजाना अल्ताफ़ शाह है। फंक्शन इसका क्या है? हिस्ट्री जो पाकिस्तान EPA जो है वो प्राइम मिनिस्टर, हाँ ये सारी हिस्ट्री थी कि पाकिस्तान और EPA जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। इस EPA का जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान और IPA को मिला के पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनती है ना। तो 1997 में इस पे काम हुआ था, और जब पार्लियामेंट ने लॉज वगैरह को पास किया था, ठीक है। तो एजेंसी जो है वो डायरेक्टर जनरल के, एजेंसी का जो डायरेक्टर जनरल है वो प्राइम मिनिस्टर है, और इसको मैनेज कौन करता है? क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, करंट डायरेक्टर जनरल फरजाना अल्ताफ़ शाह है। अब फंक्शन जो है इसका फंक्शन था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को अप्रूव करते हैं, और इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन को जो है ये अप्रूव करता है। उसके अलावा ये सर्टिफिकेट इशू करता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इन्वायरमेंटल लैब्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल से इसको अप्रूव करवाया गया था नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लॉ को। उसके अलावा ये पब्लिक के अंदर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन्वायरमेंटल मैटर्स के मुतालिक। एजेंसी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वायरमेंटल इशू पर अगर कोई कंप्लेंट किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए। अब रेगुलेशंस पाकिस्तान और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ के दरमियान जो हुई थी, 3 रेगुलेशन थी, एक 2016 में थी, एक 2013 में और एक 2000 में, ठीक है। अब 2013 जो 16 में थी ना रेगुलेशन, 2016 में उसमें मोटर व्हीकल्स पे थी ये रेगुलेशन, इसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल्स व्हीकल जिसमें से एग्जॉस्ट निकलता है उनको बैन किया था, ठीक है। उसके बाद
क्यों बैन किया था? क्योंकि वो पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में रिलीज़ होते हैं। 2013 में प्रोहिबिशन की गई नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स और प्रोडक्ट्स की, इनकी इंपोर्ट, सेल और यूजेज वगैरह की जो है प्रोहिबिशन कर दी गई थी। 2000 में पाकिस्तान के अंदर नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया था और 22 जुलाई 2019 को जो इस्लामाबाद था उस वहाँ पे EPA को ने बैन लगाया पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स पर कि कोई भी शख्स जो कि इस बैन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको 5 लाख का जो है फ़ाइन होगा। 4 ऐसे यूजेस हैं जिसमें प्लास्टिक पॉलीथीन बैग यूज़ हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में, म्यूनसिपल वेस्ट की पैकेजिंग में, हॉस्पिटल वेस्ट को पैक करने के लिए और किसी भी किस्म का हैज़ार्डस वेस्ट जो है उसमें। अच्छा, आगे फंडिंग जो है हर साल फंडिंग एजेंसीज़ जो है वो इससे फंडिंग रिसीव करती हैं कांग्रेस से, जो कि बजटरी रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है, फंडिंग जो है हर साल फेडरल एजेंसीज जो कांग्रेस से वसूल करती हैं फंडिंग, और ये कांग्रेस बजटरी रिसोर्सेज कहलाती है। हर साल EPA जो है 4 बिलियन